जय हिंद एवरीवन। आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले इवोल्यूशन के बारे में। इवोल्यूशन जो है वो एक प्रोसेस है और एक प्रोसेस का रिजल्ट भी है। तो ये एक ढलती उम्र की तरह है। जैसे एक बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद से 1 साल का होता है, 2 साल का होता है, 3 साल का होता है और उम्र बढ़ते बढ़ते 60 साल हो जाती है। तो जो उम्र है वो ना ही स्थिर है और साथ साथ स्थिर ना होने के साथ साथ वो क्या है, हमेशा चलती रहती है। तो जो भी आपकी उम्र है, अगर आप 25 साल के हो गए, इसका अर्थ ये है, या आप 20 साल के हो गए, इसका अर्थ ये है कि आप 20 अब क्रॉस कर चुके हैं और अभी भी उम्र आपकी बढ़ती जा रही है। तो जो भी दुनिया आप अभी देख रहे हैं उसकी भी एक उम्र है, और उस उम्र को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं इवोल्यूशन के तौर पे। तो जो भी उम्र बढ़ रही है, उस उम्र बढ़ती उम्र के साथ हमारे शरीर में अलग अलग तरह के बदलाव होते हैं। वैसे ही पूरे यूनिवर्स में उसकी जब उम्र बढ़ती रहती है, तो उसकी उम्र बढ़ने के साथ साथ उसमें बदलाव होता है। तो हम लोग यूनिवर्स के बारे में तो नहीं पढ़ेंगे, हम लोग खास पढ़ेंगे अर्थ के बारे में। अर्थ में किस तरह से वो उम्र बढ़ रही है और उसके साथ क्या बदलाव हो रहे हैं, उसको हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे वैज्ञानिक भी उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका एक आ, सही मायने से अगर हम लोग कहें कि उसका कोई एक सही जवाब हमें नहीं मिला है। तो इवोल्यूशन क्या है? इट इज ए result of a non-stop process। तो यह एक क्या है, क्या हो गया यार? ओके, यह एक नॉन स्टॉप प्रोसेस है, जो यह एक नॉन स्टॉप प्रोसेस है जो समय के साथ चलता रहेगा और हर धीरे धीरे हमें उसमें देखने के लिए बदलाव मिलता रहेगा। एक जैसे आपकी उम्र 60 साल की हो सकती है, 20 साल की हो सकती है, 100 साल की हो सकती है, तो उस हिसाब से आपकी उम्र में बदलाव जल्दी आप देख पाते हैं। लेकिन अर्थ की उम्र बिलियंस ऑफ ईयर है, ठीक है, और मिलियंस ऑफ ईयर्स है। तो मिलियंस ऑफ ईयर्स है, इसका मतलब कि उसमें जो होने वाले बदलाव होंगे वो बहुत धीरे होंगे, जो कि आप एक क्षण में नहीं देख सकते हैं। लेकिन उस बदलाव के अंतर को आप देख रहे हैं, और उस अंतर को देखने के लिए हम लोग अलग अलग तरीके से उसको समझते हैं। फिलहाल के लिए अभी हम लोग यहीं पे इसी बातों से अपनी क्लास को शुरू करने वाले हैं। इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जो हम लोग देखने वाले, नीट में कम से कम इससे 3 क्वेश्चन, मिनिमम क्वेश्चन ये 3 क्वेश्चन ये पूछ ही लेते हैं। और ये स्पेसिफिक टॉपिक से पूछता है। इसमें एडेप्टिव रेडिएशन हो गया, हार्डी विंबर लॉ हो गया, प्रिंसिपल हो गया, और एडेप्टिव रेडिएशन हो गया, एंड द एविडेंस ऑफ द इवोल्यूशन। ये हो गए, ये सारे पॉइंट से ये 3 क्वेश्चन इसी में से पूछे जाते हैं। ओरिजिन ऑफ अर्थ जो है वो एक बिग बैंग के थ्रू हुआ। यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट अगर मैं बता रहा हूँ, इस पॉइंट में मतलब बहुत ज्यादा मात्रा ऑफ एनर्जी, बहुत ज्यादा मात्रा की एनर्जी इसमें दबी हुई थी, एक किसी भी कारण से। अब वो कारण नहीं पता, लेकिन किसी भी कारण से इसमें एक्सप्लोजन होता है और बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिसकी वजह से इसके चारों तरफ ये एक छोटा सा पॉइंट, ये मतलब हजारों करोड़ों स्क्वायर, करोड़ों वर्ग किलोमीटर में ये फैलता चला गया, ठीक है। और ये इतनी तेजी से फैला कि बहुत ज्यादा दूर हो गया। धीरे धीरे जब इस समय के साथ जब ये ठंडा होता रहा, ठंडा होने के साथ साथ इसमें इसने अलग रूप लिए। इसने इस प्रकार के कुछ रूप लिए जो कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसने अलग अलग स्पेस में अलग अलग गैलेक्सीज बनाई, और हर गैलेक्सी में इसने छोटे छोटे सोलर सिस्टम्स बनाए, ठीक है। हर गैलेक्सीज में इसने छोटे छोटे सोलर सिस्टम बनाए, और इस हाइपोथेसिस को कहा गया नेबुला हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस को कहा गया नेबुला हाइपोथेसिस। और ये जो बिग बैंग हुआ यहाँ पे, ये बिग बैंग थ्योरी दी गई थी किसके द्वारा?
एबे द्वारा ये बिग बैंग थ्योरी दी गई थी। तो बिग बैंग थ्योरी एबे ने दिया, और फिर उन्होंने फिर कंटिन्यू किया नेबुला हाइपोथेसिस से, कि नेबुला हाइपोथेसिस क्या कहता है कि जो गैसेस हैं, वो जो हॉट गैसेस है, हॉट गैसेस क्या होगी, वो धीरे धीरे कंडेंस होगी, और कंडेंस होने के बाद से उन्होंने क्या बनाई, गैलेक्सीज बनाना शुरू किया, और गैलेक्सीज में उन्होंने फाइनली उन्होंने सोलर सिस्टम बनाया। ठीक है, सोलर सिस्टम सिस्टम बनाया। हालांकि इसकी एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि करोड़ों साल बाद भी ये जो बड़े बड़े गोले थे वो बहुत गर्म थे। उसी में से एक गोले, एक सोलर सिस्टम, अपना सोलर सिस्टम है हम लोगों का, जिसके अंदर ये अर्थ मौजूद है। ठीक है। अर्थ शुरुआत में बहुत ही ज्यादा लाल और गर्म था, जैसा कि लाल देखने को समझ में आता है कैसा, जैसे कि आप देख सकते हैं मार्स। ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा लाल था और आग की तरह धधकता रहता था। अब धधकता रहता था तो इसमें जो भी अगर आग में जाएगा, भले ही लोहा हो चाहे भले ही पत्थर हो, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, पिघलने लगेंगे। ठीक है। और वो पिघल के क्या होते हैं, वो पिघल के फिर वो वेपर बनते हैं। ठीक। तो ये जो वेपर बनने लगा, ये वेपर बनते बनते ऊपर ऊपर उठते चला गया। ठीक है। ये वेपर ऊपर उठने के बाद से फिर क्या हो गया, एक बादल का रूप लेने लगते हैं। और ये बादल ऐसा नहीं कि जो पानी जो बरसा रही है उस तरह का बादल है। इसने लाखों सालों तक, तो ये जो बादल ऊपर उठे, इसने लाखों सालों तक क्या की, इसने लाखों सालों तक वर्षा की, और ये वर्षा से क्या हुआ, पूरा का पूरा अर्थ हमारा पानी पानी हो गया। शुरुआत में ये पानी जो आप आज के पानी से कंपेयर कर रहे हैं वो पानी नहीं है। शुरुआत में ये पूरा मोल्टेन पानी था। मतलब मोल्टेन बोलने का मतलब क्या है कि जो वेपर बन रहा था, जो मोल्टेन सब्सटेंस था, वो गर्म ही पानी या गर्म ही द्रव का द्रव द्रव की बारिश कर रही थी। ठीक है। फाइनली वो द्रव क्या हुआ, धीरे धीरे ठंडा होने लगा, और ठंडा होते 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 फिर क्या हो गया, ठंडा होते 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 वो पानी का रूप लेने लगा। ठीक। अब शुरुआत की कंडीशन ऐसी थी कि शुरुआत में इसमें बहुत तेज बारिश होती थी, तूफान चलते थे बहुत तेज तेज, और बिजलियां कड़कती थी। ठीक है। और बिजलियां कड़कने की वजह से इसमें जो मौजूद जो तत्व थे, महत्वपूर्ण तत्व कौन से, जो भी तत्व थे यहाँ पे, जैसे CH3, मीथेन, अमोनिया और H2O, ये सारे तत्व मिलके क्या बनाने लगे, ये सारे तत्व मिलके बनाने लगे क्या, अमीनो एसिड। ठीक। तो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना, ये क्या बनाया अभी, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया। ठीक। ये कंडीशन किस थी, कैसी कंडीशन थी कि ये बना, इसके लिए खास कंडीशन यही थी, इसके लिए खास कंडीशन ये थी कि बहुत तेज टेम्परेचर था, बहुत तेज बिजली कड़क रही थी, बहुत तेज बारिश हो रही थी, और इन सारे बहुत हार्श कंडीशंस में ये अमीनो एसिड बना। अब अमीनो एसिड इस द्रव्य में कहीं पे भी होगा, सपोज ये अमीनो एसिड होगा, ये अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड, और यही सारे अमीनो एसिड मिल के एग्रीगेट हो गए। ये क्या हो गया, एग्रीगेट होने के बाद से यहाँ पे उन्होंने कुछ स्ट्रक्चर बनाया। अब ये अमीनो एसिड क्या हो सकता है, इस अमीनो एसिड का हाइड्रोफोबिक नेचर भी हो सकता है। जैसे आपको पता है कि कुछ केमिकल्स, कुछ तत्व ऐसे हैं जो पानी से अपोज करते हैं। ठीक है, पानी से अपोज करते हैं। तो इस हाइड्रोफोबिक रीजन ने, हाइड्रोफोबिक तत्व ने, इसने क्या किया, अपने आप को मौजूदा पानी से अपने आप को अलग कर लिया। ठीक है। और अपने आप को एक घेरे में ले लिया, और उस घेरे को फिर हम लोग ने क्या कहा, इस घेरे को हम लोग ने कहा छोटा सा ड्रॉपलेट बना लिया इसने। और ये ऐसे एक ड्रॉपलेट नहीं बने, बहुत सारे ड्रॉपलेट बने। और उसका कारण क्या था, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स बने होंगे, जिसने अपने आप को बाहरी इन्वायरमेंट से अलग कर लिया। इसने अपने आप को बाहरी इन्वायरमेंट से अलग कर लिया, और एक ये प्रीबायोटिक कंपाउंड बन जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं कोजरवेट। ठीक है, कोजरवेट, कोजरवेट कहते हैं। ठीक। स्पेलिंग एक बार आप खुद भी सर्च कर सकते हैं एक स्पेलिंग के लिए, कोजरवेट कहेंगे। और यही कोजरवेट क्या होता है कि अब ये बहुत सारे और भी तत्व ये बनाता है इसके अंदर, और ये तत्व जो बनाते हैं वो क्या, फिर इसका आगे का जो बड़ा स्ट्रक्चर होगा वो माइक्रो स्फीयर हुआ। ठीक है। अब कोजरवेट क्या था, एक ड्रॉपलेट था, ये जस्ट एक ड्रॉपलेट था। और इस ड्रॉपलेट ने अपने आप में एक ऐसा मॉलिक्यूल बनाया, जैसे जो अपने आप को अपने बाहरी इन्वायरमेंट से अलग कर सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा पानी में कभी भी तेल डूबता नहीं है, क्योंकि वो अपनी उसकी प्रॉपर्टी ऐसी है कि वो उसमें घुल नहीं सकता। वैसे ही कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ केमिकल्स ऐसे बने होंगे उस
कंडीशन में, उस अवस्था में जो उस पानी से अपने आप को अलग कर लेते थे, और उन्होंने ड्रॉपलेट का रूप लिया, फाइनली उन्होंने माइक्रोस्फीयर का रूप लिया। और माइक्रोस्फीयर एक कंप्लीट बाउंडेड, मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर था, जो कि अभी भी जीवित नहीं है। ये अभी भी जीवित नहीं है। बाद में इसी इसी कंपाउंड में हो सकता है HCN, ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड, या फिर NH3CO2, ऐसे कुछ तत्व मिले होंगे, या CHO, ऐसे कुछ तत्व मिले होंगे जो आगे चल के क्या बनाते हैं, ये शुगर बनाएगा, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। और ये सब मिलके क्या बनाएंगे, कुछ अमीनो एसिड या RNA जैसी संरचना बनाएंगे, ठीक है। और ये फाइनली हुआ क्या, अमीनो एसिड फिर क्या बना देगा, अमीनो एसिड बनाता है, बहुत सारे अमीनो एसिड मिल जाएंगे, और ये बहुत सारे अमीनो एसिड मिलके क्या बना देते हैं, प्रोटीन बना देते हैं। हुआ क्या होगा कि अमीनो एसिड पहले बना होगा और उसने प्रोटीन बनाया होगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई एक अमीनो एसिड प्रोटीन बना दे। तो एक रिसर्च में उनका नाम था, रिसर्चर का नाम था, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, मैं बताता हूँ। रिसर्चर का नाम सिडनी था, ठीक है, सिडनी। तो सिडनी ने बताया कि भैया, अगर आप किसी भी बहुत कुछ अमीनो एसिड को थोड़ा गर्म करोगे, इसको क्या करेंगे, अगर आप इसको हीट देंगे, तो ये हीट देने की वजह से वो प्रोटीन में अपने आप ही फोल्ड हो जाता है। ये सिडनी के एक एक्सपेरिमेंट में पता चला। तो मौजूदा एक्सपेरिमेंट के हिसाब से हम लोग ये कह सकते हैं कि प्रोटीन जो बना होगा, वो कोई ना कोई पॉलीमरेज एंजाइम बना होगा। और यही पॉलीमरेज एंजाइम क्या कर रहा होगा, आरएनए को किस में कन्वर्ट कर रहा होगा, DNA में बना दे रहा होगा। अब ये जो DNA बन गया, वो इस माइक्रोस्फीयर के अंदर है। अब यही माइक्रोस्फीयर अब रिप्लिकेशन करने लगेगा, यही क्या करना पड़ेगा, यही रिप्लिकेशन करने लगेगा, और अपनी संख्या को 1 से 2 बनाएगा, 2 से 4, 2 से ऐसे संख्या बढ़ाते चला जाएगा। तो यही फिर क्या बनाता है, प्रीबायोटिक प्रीबायोटिक ड्रॉपलेट बनाएगा, या फिर कह सकते हैं प्रीबायोटिक लाइफ बनाएगा। तो जब बिग बैंग हुआ, टाइम के साथ एक बार देखते हैं, जब बिग बैंग हुआ, तो बिग बैंग जब हुआ होगा वो 20 बिलियन ईयर अगो हुआ, ठीक है। और ये जब प्रीबायोटिक, जब पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बना होगा, वो लगभग लाइफ का अपीयरेंस इस RNA DNA के फॉर्म में, RNA DNA पे आने से पहले अर्थ कब बना, ये देखते हैं ना। ये सोलर सिस्टम और अर्थ जब बना, लगभग हम लोग कह सकते हैं, सोलर सिस्टम की बात नहीं कर रहा, अर्थ जो बना लगभग 4.5 बिलियन ईयर अगो बना। और इसके 500 मिलियन ईयर बाद, अर्थ के 500 मिलियन ईयर के बाद ये अवस्था आई। तो लगभग 4 बिलियन ईयर अगो हमें क्या मिला, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड मिला, ठीक है। अभी भी लाइफ हमें नहीं दिख रहा, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड वाला। और इसके बाद लगभग हम लोगों को जो एविडेंस मिला है, वो एविडेंस मिला है कि 3.2 बिलियन ईयर अगो कोई कोई एनारोबिक एनएरोबिक, देखो उस समय तो एरोबिक्स कंडीशन नहीं था, एरोबिक कंडीशन नहीं था, मतलब कि उस समय अभी ऑक्सीजन, फ्री ऑक्सीजन नहीं थे, ठीक है, फ्री ऑक्सीजन नहीं थे, ये दिक्कत था। तो एनारोबिक फोटो ऑटोट्रॉफ्स आए होंगे, और वही एनारोबिक फोटो ऑटोट्रॉफ्स से क्या बना होगा, एरोबिक फोटो ऑटोट्रॉफ्स बने होंगे, ठीक। मुझे लगता है कि एनारोबिक पहले हेटेरोट्रॉफ्स आए होंगे, क्योंकि जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल था वो उसी को यूज करते थे, एनारोबिक कीमो हेटेरोट्रॉफ्स आए होंगे, ठीक है। और एनारोबिक कीमो और हेटेरोट्रॉफ्स के बाद से वो कौन आए होंगे, एनारोबिक ही ऑटोट्रॉफ आए होंगे, एनएरोबिक ऑटोट्रॉफ्स। तो एनारोबिक ऑटोट्रॉफ्स आए होंगे, तो इन्होंने रिड्यूस पूरा अर्थ का कंडीशन क्या कर दिया होगा, रिड्यूसिंग कंडीशन बना दिया होगा, अर्थ को कैसा बना दिया होगा, रिड्यूसिंग बना दिया होगा। और इस रिडक्शन कंडीशन की वजह से आप देखोगे कि सिर्फ अदर कंपाउंड जैसे कि सल्फर और इनऑर्गेनिक मैटर्स, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, ये सारी चीजें निकल रही होगी, ठीक, इन्वायरमेंट में।
कुछ अवस्थाओं में इस रिड्यूसिंग कंडीशन में फिर फाइनली क्या बना होगा, ऑटोट्रॉफ्स हुआ, फिर उसके बाद से एरोबिक फोटोट्रॉफ्स बना होगा, फोटोट्रॉफ्स, फोटोट्रॉफ्स। और इसने फिर फाइनली क्या दिया होगा, ऑक्सीजन दिया होगा, ठीक है। तो एनारोबिक फोटोट्रॉप से, एनारोबिक ऑटोट्रॉप से रिड्यूसिंग कंडीशन है, उस रिड्यूसिंग कंडीशन में फिर एरोबिक फोटोट्रॉप्स का उत्पत्ति होती है और उस उत्पत्ति से ऑक्सीजन बनता है। और यही ऑक्सीजन फिर वाटर से रिएक्ट करके फिर क्या बनाता है, ये ओजोन बनाता है, ठीक है। सॉरी, दो, नॉट ये, और वाटर से रिएक्ट नहीं करके ये बनाएगा, दो अलग अलग ऑक्सीजन से फिर दो दो ऑक्सीजन मिलके फिर ये क्या बनाते हैं, एक ओजोन लेयर की उत्पत्ति करते हैं। और ये ओजोन लेयर पूरा हमारे अर्थ पे एक सुरक्षित घेरा बनाता है, जो अर्थ को अपने आप में बाकी प्लेनेट से अलग बनाता है, ठीक है। अर्थ को अपने आप में बाकी प्लेनेट से, ये अपना अर्थ है, ठीक है, बाकी प्लेनेट से अलग बनाता है। तो इसने सारे रेज से, यूवी रे हो गया, और कौन सी, यूवी रेज, इंफ्रारेड, ओके, इंफ्रारेड, इंफ्राफारेड, वो सारी रेज से इसने उससे सुरक्षित की, जिससे हमारा जो कंपाउंड था, जो हमारा डीएनए जो बना, फाइनली वो सुरक्षित हुआ। और ये सुरक्षित होने के बाद से अपना रेप्लिकेशन करते करते एक आर्किया बनाया था। और ये जो आर्किया बना था वो लगभग 3.2 बिलियन ईयर अगो मिला हमें, आर्किया बैक्टीरिया एक। और ये एविडेंस देता है कि हाँ ठीक है, इस तरीके से कुछ लाइफ बनी होगी। और ये जो लाइफ का एविडेंस दिया गया, ये केमिकल इवोल्यूशन दिया गया, ये यहाँ पे हम लोग सिर्फ केमिस्ट्री देख रहे हैं कि इस तरह से एक कंपाउंड कैसे दूसरा कंपाउंड बना रहा है। तो ये जो केमिकल इवोल्यूशन दिया गया था, इसका नाम था, दिया गया किसके द्वारा, ऑपरेन एंड हाल्डेन ने दिया, ठीक है। ऑपरेन एंड हाल्डेन ने दिया। आपसे ये जरूर पूछेगा कि कौन रशियन साइंटिस्ट है, कौन इंग्लैंड का साइंटिस्ट है, एक बार उसको आप किताब से भी जाके देखेंगे। और यहाँ पे ये केमिकल इवोल्यूशन का हाइपोथेसिस देने वाले ये दो साइंटिस्ट हैं। इसके अलावा क्या और भी हाइपोथेसिस दी गई थी, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि कौन सी अदर हाइपोथेसिस थी जो जो दी गई थी कि हाँ लाइफ कैसे आई होगी। तो सबसे पहला हाइपोथेसिस था क्रिएशन ऑफ गॉड, क्रिएशन ऑफ गॉड। तो क्रिएशन ऑफ गॉड में क्या था कि जैसे कि ब्रह्मा विष्णु, या ब्रह्मा हुए या फिर फादर गॉड हुए, एक्स वाई जेड गॉड हुए, और वो गॉड ने अर्थ पे दो आदमियों को भेजा, दो मनुष्यों को भेजा, एक मनु और एक शारदा। तो मनु और शारदा जो ब्रह्मा ने बनाया और उनको धरती पे भेजा, और फिर उन्होंने आगे पॉपुलेशन को बढ़ाया, ठीक है। इन्हीं का नाम ईव एंड एडम है, अलग अलग कथाओं में। तो ये एक क्रिएशन ऑफ गॉड वाली थ्योरी है कि गॉड ने ये दुनिया बनाई, ठीक। दूसरी थ्योरी है कि ये दुनिया, ये जो आज की दुनिया है उसको बनाई होगी एलियंस ने, ठीक है। और ये एलियंस वाली थ्योरी कही जाती है थ्योरी ऑफ पेंसपर्मिया, ओके। थ्योरी ऑफ पेंसपर्मिया ने क्या कहा, थ्योरी ऑफ पेंसपर्मिया कहता है कि कोई जो लाइफ केम ऑन अर्थ इन फॉर्म ऑफ, इन फॉर्म ऑफ स्पोर्स। तो जो भी स्पोर है ना, जैसे ये स्पोर है, इसके अंदर एक मान लो एक बच्चे को भर बना के भेज दिया, जो भी स्पोर से एक बच्चे को बना के भेज दिया, ठीक है, इसमें। और ये बच्चा आया, फिर नए नई जनरेशन बनाई, पॉपुलेशन बढ़ाते चला गया। एक ये तरीका था सिर्फ पेंसपर्मिया, मतलब कि लाइफ एलियंस ने भेजी होगी स्पेस से एक स्पोर्स के रूप में, ये एक थ्योरी बनाती है। तीसरी थ्योरी जो है, ये एक्सपेक्टेड थ्योरी नहीं है, मतलब एक्सेप्टेड थ्योरी नहीं है, मेरा एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड कंफ्यूज, मतलब लपटा जाता है एकदम, ठीक है, कोई बात नहीं। पेंसपर्मिया थ्योरी दी गई, और क्रिएशन ऑफ गॉड वाली थ्योरी दी गई, और ऑपरेन हेल्डन केमिकल इवोल्यूशन वाली थ्योरी दी गई।
जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो बाद में आई है, ठीक है। मैं उस शुरुआत मैंने उससे की, लेकिन वो आई है बाद में थ्योरी। ये सारी थ्योरी पहले आई। इससे पहले पेंसपर्मिया से पहले एक और थ्योरी आई थी जो दी गई थी पुराने साइंटिस्ट द्वारा, एरिस्टोटल और थेल्स के द्वारा। उन्होंने कहा ना कि जो लाइफ की उत्पत्ति होती है वो स्पॉन्टेनियस उत्पत्ति होती है, ठीक है। लाइफ अराइजिंग स्पॉन्टेनियसली, ओके, स्पॉन्टेनियसली। ये सेम उसी तरह से है कि जैसे कि अगर आप एक नए घर लेते हैं और नए घर में जाते हैं तो पूरा साफ सुथरा, कोई चूहा बिल्ली या कुछ कॉकरोच वगैरह, कोई लिजर्ड वगैरह आपकी दीवार पे नहीं दिखता है, ठीक है। जैसे ही आप वहां पे रहना शुरू कर देते हैं उसके बाद से अपने आप सारे कॉकरोच, चूहा और अपने आप सारे ये सारे जीव आपको अपने घर में दिखने लगते हैं। तो कहा गया था कि मतलब किसी साइंटिस्ट ने कहा कि एक भरा हुआ गेहूं का बोरा होगा, उस गेहूं के बोरे में अनाज रहा होगा। और वो कौन सा अनाज होगा? गेहूं का बोरा है तो गेहूं ही रहा होगा। इस गेहूं में अचानक से एक चूहा, इस गेहूं में अचानक से एक चूहा आ जाता है, ठीक है। ये कौन सा चूहा है ये मुझे नहीं पता, ठीक है, बस एक ये चूहा आ जाता है, ठीक। ये कहा गया थेल्स और बाकी एरिस्टोटल और बाकी बड़े साइंटिस्ट द्वारा, ठीक है, उस समय के उस दौर के साइंटिस्ट द्वारा। इस बात को चैलेंज करने के लिए हक्सले आए, और हक्सले ने कहा कि भाई ये गलत है। जो भी लाइफ आती है वो लाइफ बायोजेनेसिस से होती है। बायोजेनेसिस, बायोजेनेसिस मतलब कि प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से लाइफ आती है, ठीक है। लाइफ कम फ्रॉम, लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, लाइफ कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। सो ये बात किसने कही? ये बात हक्सले द्वारा कही गई, लेकिन ये प्रूफ किसने किया? उसको प्रूफ करने वाले जो थे, प्रूफ करने वाले थे लुइस पास्टर और रेडिस का एक्सपेरिमेंट, ठीक है। रेडिस और रेडिस का जो एक्सपेरिमेंट था, रेडिस का एक्सपेरिमेंट कहता था कि जैसे कि एक आप जार लो, इस जार में आप क्या करो, एक मतलब एक मांस को उबाल के, उस मांस को उबाल के आप क्या करो इस जार में, अ, उस मांस को उबाल के उस जार में आप डाल दो, ठीक है। मांस का कलर ये ठीक रहेगा, ठीक है। ये तुम्हारा मांस है ना। इस मांस को उबाल के इस जार में आपने डाल दिया और इस जार को खुला रखा। दूसरा आपने लिया एक और जार, ठीक है, एक और जार आपने लिया और इसको उबाल के, इस मांस को अगेन आप उबाल के क्या कर रहे हो? आप उबाल के इसमें रख दे रहे हो, लेकिन इस जार में आप क्या कर रहे हो? इस जार में आप उसको कवर कर देते हो, ठीक है। इस जार में आप उसको कवर कर देते हो, कम्प्लीटली कवर। तो कुछ समय बाद आप देखोगे कि जो फ्लाइज है, जो उड़ती हुई जो फ्लाइज होंगी, वो सारी फ्लाइज कहाँ पे आएंगी? वो फ्लाइज इसके अंदर आपको उड़ती हुई दिखेगी, यहाँ पे दिखेगी, यहाँ पे दिखेगी, वहां पे मेस पे खाते दिखेंगे, ठीक है। तो लेकिन इसमें कोई भी फ्लाइज यहाँ पे ग्रो नहीं हुई, यहाँ पे कोई भी फ्लाइज, नो फ्लाइज, ओके। यहाँ पे कोई भी फ्लाइज ग्रो नहीं हुई। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फ्लाइज आती हैं वो इस मास से नहीं आ रही है, ये सड़ता हुआ मास से नहीं आ रही। वो फ्लाइज आएंगी कहाँ से? या इसमें कोई बैक्टीरिया भी नहीं आए तो सड़ेगा नहीं। तो वो फ्लाइज आती है बाहर से, ठीक है, मतलब उसमें अंडे देती है, फिर वापस वो फ्लाइज और भी बहुत अपनी संख्या बढ़ाती है। तो ये इन्होंने थ्योरी दी। दूसरा थ्योरी दिया था लुइस पास्चर ने, ठीक है। तो लुइस पास्चर ने कहा, लुइस पास्चर लुइस पास्चर ने कहा कि एक आप सुराही जैसा घड़ा लो, उस घड़े में आप मटेरियल, वो सारे सारे तत्व डालो जो एक बैक्टीरिया या फंगाई के लिए ग्रो ग्रो होने के लिए जरूरी होती है, ठीक है। और उस एक सुराही जैसा घड़ा ऐसा लो, और दूसरा आप उस घड़े की सुराही की नेक को ऐसे मोड़ दो, ठीक है। दोनों ही घड़े को गर्म करो, दोनों ही घड़े को क्या करो? पूरा गर्म करो। और गर्म करने के बाद से आप देखोगे कि उन्होंने क्या पाया कि इसको गर्म कर दिया तो क्या हुआ कि जो भी बैक्टीरिया बैक्टीरिया वायरस जो भी चीजें थे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो खत्म हो चुके होंगे हाई टेम्परेचर पे, ठीक।
तो जिसका बोटल नेक स्ट्रक्चर था, जिस बोटल नेक स्ट्रक्चर था, इसमें कोई भी बैक्टीरिया, इसको बोटल नेक करने का क्या कारण था कि कोई भी बैक्टीरिया अंदर तक पहुंच नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पे वो ट्रैप्ड हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आराम से कोई भी बैक्टीरिया अंदर एंटर कर सकता है। और फाइनली उन्होंने पाया कि जो बैक्टीरिया जो मिले उनको, वो इस जार में मिले, इस जार में उन्होंने नहीं मिले, जिसका नेक उन्होंने टर्न किया था। इसमें कोई भी बैक्टीरिया ग्रो नहीं हुआ। नो बैक्टीरिया और फंगस फाउंड। ओके, बैक्टीरिया, बहुत मोटा लिख रहा है, रुको। बैक्टीरिया, नो बैक्टीरिया और नो बैक्टीरिया फाउंड। ओके, नो बैक्टीरिया और फंगस फाउंड। सो दैट्स व्हाई इट्स क्लियर दैट कि जो लाइफ आती है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही आती है, वो अपने आप हवा में उड़ के नहीं आ जाती। तो अभी कुछ देर पहले हम लोग ने बहुत सारी बातें की कि ये इतना साल पुराना है, ये लाइफ इतनी साल पुरानी आई। तो ये सारी बातें हमें पता चलती है किसकी वजह से, कुछ डेटिंग्स की वजह से, कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की वजह से। हालांकि जो भी लाइफ यहाँ पे आप बाहरी सतह पे या बाहरी वातावरण में आप देख रहे हैं अर्थ के, वो लगातार बदलते जा रही है, और बदलते समय में उसमें बहुत सारा चेंज आ गया है। मतलब 5 साल, अगर अर्थ 4.5 बिलियन ईयर को बना, उसके बाद इसको, इसमें बहुत सारे बदलाव आए, जिससे हम लोग इसकी सही आयु नहीं बता सकते। ठीक। तो इसकी सही आयु बताने के लिए हमें वैसे वैसे पदार्थ खोजने होंगे जिसमें कोई बदलाव आज तक नहीं हुआ हो, या उसमें बहुत ही कम बदलाव हुआ हो। तो इसके लिए हम लोग खोजते हैं वैसे पत्थर या वैसे तत्व जो बहुत जमीन के अंदर धसे हुए हैं, जहां तक आदमी कभी पहुंचा नहीं, या फिर किसी बाहरी वातावरण का कोई इफेक्ट उस पर हुआ नहीं हुआ, ठीक है। तो ऐसे पत्थर तो जमीन जो धरती के एकदम कोर में होंगे वैसे ही होंगे, लेकिन कोर तक जाना मुश्किल है। तो हम लोग ने कुछ ऐसे पत्थर देखे जो, जिसमें यूरेनियम जो था, यूरेनियम वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, वो हो जाता है लेड में, ठीक है। तो कहा गया कि कुछ 1 साल, 1,000 साल में एक यूरेनियम, एक कुछ मात्रा ऑफ यूरेनियम, एक एक यूरेनियम कहना सही नहीं होगा, कुछ अमाउंट ऑफ यूरेनियम, यूरेनियम वो जो होता है वो 1,000 साल में लगभग, देखो 1 मिलियन यूरेनियम लगभग 1,700 ग्राम लेड में कन्वर्ट हो जाता है 1,000 साल में, ठीक है, 1,000 ईयर में। और ये जो यूरेनियम है 238 है, और ये जो लेड है 200। सो तत्व अपने आप की प्रॉपर्टी को बदल देते हैं किसी खास समय सीमा के बाद, और इसको हम लोग रेडियो एक्टिव एक्टिविटी, मतलब रेडियो एक्टिविटी कहते हैं, ठीक है। और ये किसी खास समय अंतराल में होता है। अपने तत्व धीरे धीरे दूसरे तत्वों में बदल जाते हैं। तो इस रेडियो एक्टिविटी की वजह से हम इसका अर्थ का दिन पता लगा सकते हैं, कि अब हम लोग को पता लगाना पड़ेगा कितना लेड हमारे पास मिला है, पर उस तत्व में। तो जितना लेड मिला होगा, इसका मतलब हम लोग पता लगा सकते हैं कि जितना ज्यादा अमाउंट होगा लेड का, इसका मतलब उतना ज्यादा समय पहले अर्थ बना होगा। जैसे कि एग्जैक्ट कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पे कर नहीं रहे हैं, और ना ही उतना ही हमें जानने की जरूरत है, ठीक है। तो जितना ज्यादा लेड, अगर हम लोग की मात्रा, लेड का मात्रा हमें बता देगा कि अर्थ कितना पुराना होगा, या लगभग कितना पुराना होगा। ये बात बताई थी इस किसने, बोल्ट वुड ने बताया, ठीक है। और रिसेंटली, नॉट रिसेंटली बट इस टेक्निक के बाद से एक साइंटिस्ट हुए जिसका नाम विलार्ड विलार्ड था। तो विलार्ड ने बताया कि अगर आप कार्बन को देखें तो कार्बन 14, इसी कार्बन 14 जो है वो नेचुरल नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। अब ये नेचुरल रेडियो एक्टिव बोलने का मतलब क्या है कि एक्चुअली रेडियो एक्टिव एलिमेंट हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में नहीं पाए जाते हैं, या फिर नेचुरली वो नहीं एग्जिस्ट करते, ठीक है। नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, बट हमारे लाइफ साइकिल में या फिर हमारे जीवन शैली में नहीं है। बट ये कार्बन 14 जो है वो यूरेनियम रेडियो एक्टिव है, और ये हमारे जीवन शैली में, हमारे वो फूड चेन में मौजूद है, ठीक है। अब ये जो फूड चेन में ये मौजूद है, इस कारण से ये एक एक आदमी से दूसरे आदमी, दूसरे से तीसरे, तीसरे ऐसे
पूरे लाइफ फूड चेन में फैल चुका है। तो ये कार्बन 14 कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद नाइट्रोजन 14 बना देता है, ठीक है। और ये इसका भी एक समय अंतराल है जो कि एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, बट ये नाइट्रोजन 14 बन जाता है, जिससे हम लोग ये पता कर सकते हैं किसी भी तो इसको इस कार्बन डेटिंग से हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि किसी फॉसिल का लाइफ कितना है, ठीक है। किसी फॉसिल का लाइफ कितना है, तो उससे हम लोग पता लगाते हैं कि डायनासोर्स कितने साल पहले आए होंगे। तो इस टेक्निक को कहा गया कार्बन डेटिंग, ठीक है। रेडियो कार्बन डेटिंग, रेडियो कार्बन डेटिंग। तो दो तरह के हम लोग ने डेटिंग पढ़े। एक यूरेनियम डेटिंग वाला पढ़ा, और एक ये पढ़ा हम लोग ने रेडियो कार्बन डेटिंग। होप सो कि यहाँ तक सारी चीजें क्लियर होंगी। हमें तो और भी कुछ पढ़ना था। ये यूरेनियम इनलेट एक्टिविटी टेक्निक था, यूरेनियम टेक्निक। ये कार्बन रेडियो कार्बन डेटिंग टेक्निक था। इसके अलावा और भी टेक्निक्स है जिसपे हम लोग ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं, बट अब हम लोगों को पता चलेगा कि अब हम लोग को पता चल गया कि ओपरेन एंड हाल्डेन का जो एक्सपेरिमेंट था वो इम्पोर्टेंट था, मतलब हाल्डेन का एक्सपेरिमेंट एक्सेप्टेड था ज्यादा। इसी ओपरेन एंड हाल्डेन के एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू किया, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया मिलर एंड यूरे ने। मिलर एंड यूरे ने क्या किया कि एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाया, एक ऐसा जाल बनाया जिसमें उन्होंने जस्ट ए मिनट। सो मिलर और यूरिन ने एक ऐसा जार बनाया जिसके अंदर उन्होंने वो सारी कंडीशंस रखी जो ऑपरेन एंड हार्डन ने बताई, ठीक है। उन्होंने इस जार में क्या दिया, इस जार में उन्होंने CH3 दिया, इस जार में उन्होंने NH3 दिया, अमोनिया दिया, मीथेन दिया, H2O दिया, ओके। ऑल दीज थिंग्स दे प्रोवाइडेड हियर, ओके। H2O H2 दिया, ये सब उन्होंने प्रोवाइड किया। और फाइनली उन्होंने 800 डिग्री